हो रही है। बढ़िया। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। हाय एवरीवन, आई होप तुम सबका न्यू ईयर अच्छे से मनाया तुमने। तो आज हम अपना सेशन स्टार्ट करते हैं वेब 3 के बारे में। तो आज का सेशन आरुष भैया करेंगे। मुझे काफ़ी टाइम हो गया आरुष भैया के साथ काम करते हुए। मतलब काफ़ी ओपी बंदे हैं। जब स्टार्ट करेंगे सेशन तो आपको पता चल ही जाएगा। मैं काफ़ी इंस्पायर्ड हूँ खुद इनसे। तो आरुष भैया अपनी इंट्रोडक्शन देंगे। हाय गाइस। आरुष। सो मैं अभी फर्स्ट ईयर ड्रॉप आउट हूँ एंड उससे पहले मैं काफ़ी कंपनीज में काम कर चुका हूँ एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर एंड एज अ डिज़ाइनर। एंड अब मैं थोड़ा वेब 3 स्पेस में भी एक्सप्लोर करना चालू किया था 6 महीने पहले। तो एंड फिर मैंने एक स्टार्टअप पे भी काम कर रहा हूँ अभी, जिसका नाम है जॉब यूनिकॉर्न। वी हेल्प पीपल टू गेट फाइंड न्यू अपॉर्चुनिटीज़ थ्रू आवर प्लेटफॉर्म। चलो उसके बारे में तो बात होती रहेगी। स्टार्ट कर देते हैं सेशन के साथ। सो आज के सेशन का मेन मोटिव है आपको वेब 3 टेक्नोलॉजी से फेमिलियराइज कराना और वेब 3 रिवॉल्यूशन जो आ रहा है उसके बारे में थोड़ा बहुत बताना है। तो वेब 3 के को स्टार्ट करने से पहले तो मैं आपको वेब के बारे में बताता हूँ। वेब का इवोल्यूशन कैसे हुआ था, वेब 1 क्या था, वेब 2 क्या था, है ना? तो वेब 1 जो था वो 1991 से 2004 के बीच में आया था। इसमें सिर्फ यूनिवर्सिटीज़ के अंदर ही कंप्यूटर्स होते थे एंड उस यूनिवर्सिटीज़ का पर्सनल नेटवर्क रहता था एंड उस नेटवर्क में आप बस एचटीएमएल के थ्रू एक स्टैटिक साइट को शेयर कर सकते थे। तो उसमें बस रीड ओनली वेब कहा जाता था उसे, ठीक है? फिर जैसे-जैसे टाइम बढ़ा, नई रिवॉल्यूशंस आए, तो उसमें आया फिर हमारा वेब 2 टेक्नोलॉजीज़। वेब 2 टेक्नोलॉजीज़ हमारी 2004 के बाद आई, मतलब फ़ेसबुक आया, है ना? फ़ेसबुक जैसे और भी एओएल आए, माइस्पेस था, तो ये सब जब आना चालू हुए तब हमारा वेब 2 आया। तो वेब 2 क्या बोलता है? वेब 2 आपको इंटरैक्ट करने की परमिशंस देता था। तो आप सिर्फ़ अब रीड नहीं कर रहे हो उस वेब को, आप रीड एंड राइट भी कर रहे हो। मतलब लोग भी अपना-अपना कंटेंट डाल सकते हैं। जैसे अब आप यूट्यूब पे अपनी वीडियोज़ डाल सकते हो या अपने ब्लॉग्स लिख सकते हो। वैसे ही हम वेब 2 वर्ल्ड में काम कर रहे हैं। तो वेब 2 वर्ल्ड जो अभी हम जी रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा वेब 2 टेक्नोलॉजीज़ को ही यूज़ करते हैं। जैसे नोशन है तो हम कोई एक
सेंट्रलाइज सर्वर है। तो इससे हम जो इसका जो बैकएंड अगर हम देख रहे हैं, तो बैकएंड पे क्या है, एक मास्टर और स्लेव आर्किटेक्चर फॉलो होता है। ठीक है, तो मास्टर्स जो होते हैं वो कंट्रोलर्स होते हैं जो कंपनीज के पास होते हैं, एंड वही फिर वो कंपनीज छोटे छोटे वर्कर सर्वर्स बनाती है ताकि वो स्केल अप कर पाए अपने वेबसाइट को। इसमें क्या है, इसमें एक सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर इस चीज का होता है कि अगर वो कंपनी फेल हो जाती है तो तुम्हारे सारी वो जितनी भी तुमने कम्युनिटी बनाई थी वो सारा हट जाएगा। तुम्हारे जितना भी कंटेंट था उन सर्वर्स पे, अगर वो कंपनी मेंटेन नहीं करती है, वो कंपनी चाहती है कि डिलीट कर दे, तो वो कर सकती है। तो सारा पावर्स इसमें कंपनीज के पास चला गया। ठीक है, इसलिए अब वेब 3 आ रहा है हमारा। वेब 3 क्या बोलता है कि वेब 3 इज अ कम्युनिटी बेस्ड इंटरनेट, जहाँ पे हर एक इंडिविजुअल एक क्रिएटर है और हर एक इंडिविजुअल की एक सोवरेन आइडेंटिटी है। सोवरेन आइडेंटिटी से बस यही मतलब है कि एक यूनिक आइडेंटिटी है जिसको वो एनोनिमसली भी यूज कर सकता है, उसे जैसे चाहे वो यूज कर सकता है, उससे वो पेमेंट्स भी कर सकता है। वेब 3 का जो स्टार्टिंग टेक्नोलॉजी आई थी वो आई थी एक्चुअली ई गोल्ड से। तो ई गोल्ड एक कंपनी थी जो पीटर थियल, पेपाल के फाउंडर जो है, उन्होंने एक कंपनी बनाई थी ई गोल्ड। ई गोल्ड का ये मेन मोटिव था कि जो यूएस की जो डॉलर्स हैं वो उनकी जो गवर्नमेंट है वो मिंट कर सकती है अपने एफिशिएंसी के हिसाब से। अगर उन्हें इंटरेस्ट रेट बढ़ाने या नोट्स का डिमांड एंड सप्लाई कंट्रोल करना है तो वो गवर्नमेंट्स कर सकती हैं। तो पीटर थियल ने कहा था कि हम इसको नहीं होना चाहिए ऐसा कि गवर्नमेंट सारे करेंसीज को कंट्रोल करिए, क्योंकि करेंसी के मेजर यूजर्स तो उनके लोग हैं। तो इसी को देख के उन्होंने ई गोल्ड बनाया था। इवन दो ई गोल्ड उतना सक्सेसफुल नहीं रहा, क्योंकि जब ई गोल्ड बढ़ रहा था तो उसमें बहुत ज्यादा टेररिस्ट एक्टिविटीज और टेररिस्ट फंडिंग एक्टिविटीज आ गई थी, जिसके वजह से पेट्रियट एक्ट लगा और पीटर थियल को कंपनी बंद करनी पड़ी। उसके कुछ महीने बाद एक एनोनिमस बंदा सतोशी नाकामोटो के नाम से, उसने हमारा पहला काइंड ऑफ क्रिप्टो करेंसी बनाया। अब कुछ वो लोग बोलते हैं कि वो पहली क्रिप्टो करेंसी नहीं थी, बट हाँ मेजर मेन स्ट्रीम में जो आई वो सबसे पहली और सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी अभी बिटकॉइन ही है। तो उसने बिटकॉइन बनाया जिससे हम जिसको एक्चुअली इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड का ही हम एक सिस्टम बोल सकते हैं कि उसमें आप अपने मर्जी से मिंट नहीं कर सकते बिटकॉइंस, है ना। बिटकॉइंस एक लिमिटेड नंबर ऑफ बिटकॉइंस है जो सब यूज कर रहे हैं, तो इससे एक काइंड ऑफ सिक्योरिटी आ गई। एंड प्लस जो वेब 3 के आपके सर्वर्स होते हैं, नोड्स होते हैं हम उन्हें बोलते हैं, वो आप भी रन कर सकते हो। तो वो नोड्स क्या होते हैं, वो एक्चुअली माइनर्स होते हैं या वैलिडेटर्स होते हैं। माइनर्स हमारे बिटकॉइन वाले सिस्टम में थे, बिटकॉइन और इथीरियम माइनिंग होती है। तो वो माइनिंग क्या करते हैं, वो वैलिडेटर्स, बहुत सारे मशीन्स होती है जो देखते हैं कि कंफर्म करते हैं कि ये ट्रांजैक्शन इसके थ्रू हुई है कि नहीं, और सब लाइक एक स्पीड में रहते हैं कि सबसे ज्यादा जल्दी कौन करेगा। इससे क्या है कि हर एक इंसान अपना खुद का माइनिंग रिग बना सकता है और माइन कर सकता है ना। तो सिस्टम में चेक्स एंड बैलेंसेस अच्छे से बन गए हैं। काफी सारी गवर्नमेंट्स को ये पसंद इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि गवर्नमेंट्स कंट्रोल करना चाहती थी मनी सप्लाई को, एंड इसलिए बहुत सारी गवर्नमेंट्स अब उसे बोल दे रही है कि हम इसको एज अ करेंसी नहीं मानेंगे, एज एन एसेट मानेंगे। बट ठीक है, इट इज इन अ वेरी वॉलेटाइल स्टेज, तो कुछ भी जा हो सकता है। बट वेब 3 में जहां तक मैंने देखा काफी सारा पैसा अभी आ रहा है, वेंचर कैपिटलिस्ट से भी आ रहा है और नॉर्मल पब्लिक से भी आ रहा है। सो इट विल नॉट डाई दैट फास्ट, एंड इट विल एक्चुअली टेक मोर फायर इन द फ्यूचर। तो वेब 3 में सिर्फ क्रिप्टो करेंसीज ही नहीं है, वेब 3 में आपके पास बहुत सारी मेजर टेक्नोलॉजीज अब आई हैं। तो वेब 3 में भी हमारे को कुछ रेवोल्यूशंस में देखने को मिले थे। तो पहला तो था बिटकॉइन, जो एक क्रिप्टो करेंसी इसको इंट्रोड्यूस किया। फिर आया इथेरियम। तो इथेरियम के जो फाउंडर है वितालिक बुतेरिन, उन्होंने देखा कि ठीक है क्रिप्टो करेंसीज तो सही है, बट हम क्रिप्टो करेंसीज में और भी चीजें कर सकते हैं। तो उन्होंने एक चीज बनाई, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। अब स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कुछ नहीं होता, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बस एक प्रोग्राम है जो हम रन कर सकते हैं वर्चुअल मशीन्स पे, जो और वो वर्चुअल मशीन कोई भी रन कर सकता है उस एथीरियम नेटवर्क पे, है ना। तो सिर्फ हम अब ट्रांजैक्शंस नहीं कर रहे, अब हम मल्टीपल प्रोग्रामेबल स्क्रिप्ट्स को ट्रांजैक्ट भी कर सकते हैं, है ना। इससे बहुत सारी चीजें नहीं बन गई, जैसे आप कोई सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल बना सकते हो इथेरियम के ऊपर, या आप एनएफटीज बेच सकते हो, है ना। बहुत सारी चीजें आई।
तो उसमें NFTs बेचने के लिए उन्होंने ERC-721 प्रोटोकॉल बनाया है। उसके बाद आपका जो फंजिबल टोकन्स है, वो फंजिबल टोकन्स हो गए आपके, जो नॉर्मल क्रिप्टो करेंसीज हो गई, वो आपका ERC-20 प्रोटोकॉल पे काम करता है। आपका फिर एक गेम प्रोटोकॉल भी आया है जिसको बोलते हैं ERC-1155। इस पे हम गेम इकोनॉमीज बना सकते, तो जो मेटावर्स बन रहा है उसमें ये वाला प्रोटोकॉल काफी यूज होने वाला है। ये वाला भी नया है, बहुत ज्यादा लोगों को नहीं पता। उसके बाद आपके गवर्निंग प्रोटोकॉल्स भी आते हैं वेब थ्री के ऊपर। तो जैसे आपने डिसेंट्रलाइज ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशंस का नाम सुना होगा। डिसेंट्रलाइज ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशंस कुछ नहीं होती, बस जैसे वेब टू में हमारे पास कंपनीज होती थी, है ना। एक कंपनी कोई एप्लीकेशन लॉन्च करती थी, उस एप्लीकेशन को पे यूजर्स आते थे, यूजर्स पैसा देते थे उस एप्लीकेशन को यूज करने का, या डेटा देते थे जिसको वो कंपनी बाद में बेच सकती थी। वैसे ही वेब थ्री एप्लीकेशन है। वेब थ्री एप्लीकेशन में बस आपका थोड़ा बहुत पार्ट सेंट्रलाइज्ड है, लेकिन जितना भी आपका ट्रांजैक्टोरी पार्ट है वो सारा आपका ब्लॉकचेन पे ही रहेगा। तो गवर्नेंस प्रोटोकॉल्स काम करते हैं डाओ बनाने के ऊपर। तो वो बस ये होता है, जैसे आपने एक डाओ बनाई, आपने बोल दिया कि इतने परसेंट हर चीज पे हम वोट लेंगे। तो जैसे कोई कंपनी है, उसकी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग होती है, तो वेब थ्री कंपनी में हर ही एक बंदा जिसके पास टोकन है, टोकन होल्डर है वो उस कंपनी का, वो उसका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बन जाएगा। एंड वो अपने टोकन्स को यूज करके अपने डाओ में नोशंस को पास करवा सकता है कि हाँ, ये वाली फंड्स मुझे पास करना है, ये वाली सैलरी मुझे इस बंदे को देनी है। तो हर चीज उस वेब थ्री में हो जाएगा। वेब थ्री डाओ का सबसे ज्यादा अच्छा एग्जांपल मैं बोलूंगा, API 3 करके एक कंपनी है, उनका खुद का एक डाओ है। एंड उनका डाओ बहुत ज्यादा वेल मेंटेन्ड है, तो आप उसके डाओ को चेकआउट कर सकते हैं। एक तो ये हो गई, फिर हो गया हमारा परमिशन लेस टेक्नोलॉजीज आ गई हैं बहुत सारी। एंड डिस्ट्रीब्यूटेड स्टोरेज सॉल्यूशंस भी आ रहे हैं। तो जैसे एक सेरामिक नेटवर्क है, और ऑर्बिट डीबी है, जो काम करता है डिसेंट्रलाइज डिस्ट्रीब्यूटेड स्टोरेज पे। जैसे आपको कोई इमेज स्टोर करनी है, तो आप इमेज को इनके प्रोटोकॉल्स पर स्टोर कर सकते हो। आपको कोई डेटाबेस बनाना है, जो डेटाबेस सिर्फ आप ही रन नहीं करोगे, किसी और को भी मन है उसका नोड रन करने का, तो वो एक अपना नोड रन कर सकते हैं। वो आपके नोड, आप उनके नोड को लिस्ट कर सकते हो एज अ पीयर। तो इससे क्या होगा, आपको सारा कॉस्ट एक बंदे को नहीं लेना पड़ेगा। तो इसलिए वेब थ्री काफी एक्सपेंसिव है, हर यूजर के पास वो वेब थ्री की नॉलेज होनी चाहिए। इसलिए अभी वेब थ्री बहुत ज्यादा पेनिट्रेट नहीं कर पाया। उसके बाद पेमेंट्स तो है ही हमारे पास। तो ये कुछ मेजर टेक्नोलॉजीज आई हैं जो अभी वेब थ्री में काफी यूज हो रही हैं। अच्छा, अब आप वेब थ्री डेवलपमेंट साइड पे कैसे आ सकते हो? तो वेब थ्री डेवलपमेंट साइड पे आने से पहले कुछ चीजें जो आपको करनी चाहिए, आपको एक मेटामास्क का वॉलेट बनाना चाहिए। ठीक है, मेटामास्क का वॉलेट बनाना काफी इजी है। आपको बस इधर जाना है, एक एक्सटेंशन है मेटामास्क, उसको इंस्टॉल करना है, अपना पासवर्ड डालना है। यहाँ से आप चेंज कर सकते हो आपका जो भी नेटवर्क है। तो समझिए मैं पॉलीगॉन टेस्ट नेटवर्क पे आ जाता हूँ। तो आप यहाँ पे अपनी ट्रांजैक्शंस दे सकते हैं। जैसे अभी अगर आप नया वॉलेट बनाओगे तो उसमें कोई भी रुपीज नहीं होगा, फिर आपको कहीं से डालना पड़ेगा। तो आप कहाँ से रुपीज को, सॉरी, कहाँ से कोई टोकन खरीद सकते हो? तो कुछ डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस होती हैं और कुछ सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस भी होती हैं। जैसे बाइनेंस एक सेंट्रलाइज एक्सचेंज का एग्जांपल है। तो बाइनेंस से आप जाके आप डॉलर को कन्वर्ट करके किसी टोकन में कन्वर्ट कर सकते हो, एंड फिर उस टोकन को ट्रेड कर सकते हो या टोकन्स को स्वैप कर सकते हो। तो स्वैपिंग के लिए आपके पास यूनिस्वैप है। वैसे तो आप बाइनेंस पे भी स्वैप कर सकते हो, बट अगर आप चाहो खुद से स्वैप करना कोई एक डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज यूज करके, तो ये एक डिसेंट्रलाइज्ड क्रिप्टो ट्रेडिंग प्रोटोकॉल है जिससे आप यूज करके स्वैप कर सकते हो। एक्चुअली मेटामास्क के अंदर भी आप स्वैप कर सकते हो, बट मेटामास्क आपके सिर्फ एथीरियम बेस्ड प्रोटोकॉल्स पे ही काम करता है, जो एथीरियम वर्चुअल मशीन को यूज करते हैं एज अ कोर। कुछ इंटरेस्टिंग ब्लॉकचेन, कुछ क्रिप्टो करेंसीज जो मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगी है वो मैं आपको बता देता हूँ। इथीरियम तो हो ही गया आपका, इथीरियम और बिटकॉइन तो है ही काफी ज्यादा वाइडली यूज। एक नियर प्रोटोकॉल है जिनका मैंने काफी काम किया है इनके साथ। अ, आप इनके साथ भी डेवलपमेंट स्टार्ट कर सकते हो। तो इसमें भी यही है, इनके भी मेन तीन चीजें यही हैं: डिसेंट्रलाइज फाइनेंस, डाउस जो आपकी कंपनीज हो गई, और एनएफटीज अब क्योंकि वो पॉपुलर हो रहा है। इवन दो एनएफटी साइड पे मत जाओ, मुझे उतना ज्यादा भरोसा नहीं है एनएफटीज पे, बट ठीक है, सीखने के लिए सब अच्छा है। तो अगर आप एक वेब टू डेवलपर हो
तो आप ऑटोमेटिकली एक वेब3 डेवलपर बन जाओगे। कैसे? क्योंकि वेब3 डेवलपमेंट में अभी जो चीज़ें आई हैं, बस आपको एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डेवलपमेंट सीखनी है, ठीक है? वही एक नया चीज़ आया है जो आपको उसमें नहीं मिलेगा वेब2 में। बाकी आप जो फ्रंट एंड में इंटरैक्ट करते हो वेब3 वॉलेट्स के साथ, जैसे फैंटम वॉलेट हो गया, या अगर आप सोलाना यूज़ करते हो, या फिर मेटामास्क हो गया अगर आप इथेरियम यूज़ करते हो, या इथेरियम बेस्ड कोई प्रोटोकॉल यूज़ करते हो। तो उसमें आपको बस इंटरैक्ट करने के लिए एक लाइब्रेरी है जिसका नाम है web3.js, या आप ईथर्स को भी यूज़ कर सकते हो। दिखाई देता हूँ, web3 npm। बस ये तो कुछ मॉड्यूल्स है जिनको आप यूज़ करके एक रिएक्ट ऐप के साथ या कोई भी फ्रंट एंड एप्लीकेशन के साथ उसे यूज़ करके आप इंटरैक्ट कर सकते हो इन वॉलेट से, एंड ट्रांज़ैक्शंस कैरी आउट कर सकते हो। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डेवलपमेंट में आप जो भी प्रोटोकॉल को यूज़ कर रहे हो ना, उसको देख के आपको करना पड़ेगा। जैसे नियर प्रोटोकॉल जो है, वो आपको रस्ट और असेंबली स्क्रिप्ट लैंग्वेज में स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स लिखने के लिए अलाउ करता है। इथीरियम ने अपनी खुद की लैंग्वेज बनाई है जो है सॉलिडिटी। तो सॉलिडिटी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डेवलपमेंट आप वहाँ से सीख सकते हो। सीखने का एक बहुत अच्छा रिसोर्स जो मैं आपको बोलूँगा, 2 रिसोर्सेज़ हैं मेरे पास जो बहुत अच्छे हैं। एक तो है figment.io, इनके फाउंडर से मैंने काफ़ी पर्सनली भी बात की है, एंड अभी एक इंडिया में नया आ रहा है, उसका नाम है क्वेस्ट बुक। इन 2 से आप सीख सकते हो स्मार्ट चेन डेवलपमेंट के बारे में। उसके बाद अच्छा, एक बहुत खराब नोशन जो है अभी मार्केट में, कि आपको एक डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशन बनाने के लिए क्रिप्टो करेंसीज को ही यूज़ करना पड़ेगा, ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। क्रिप्टो करेंसीज वेब3 का बस एक छोटा-सा पार्ट है। जैसे मैंने बताया, आप गवर्नेंस प्रोटोकॉल्स पे काम कर सकते हो, या आप अपना खुद का डाओ बना सकते हो, खुद की एक डिसेंट्रलाइज्ड स्टोरेज कंपनी बना सकते हो, है ना? जैसे एक आईपीएफएस टेक्नोलॉजी अभी काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो रही है। तो आईपीएफएस कैसे काम करता है? आपका जो एचटीटीपी प्रोटोकॉल था, उसको ये एकदम उल्टा कर देता है। आपका एचटीटीपी प्रोटोकॉल क्या काम करता था? आपको एक सर्वर का एड्रेस में पता था, उस सर्वर के एड्रेस को ढूँढने के लिए, को ईज़ी करने के लिए एक डीएनएस बना है, डोमेन नेम सर्वर। तो उस पे आप जाते हो, आप microsoft.com लिखते हो, फिर microsoft.com का जो आईपी है, वो आपको मिल जाता है, फिर आप उस आईपी पे कॉन्टैक्ट कर लेते हो, एक रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स भेज के। अब आईपीएफएस बोलता है कि इससे तो आपकी कंटेंट की जो वो है आइडेंटिटी, वो तो अलग हो जाएगी हर बार, क्योंकि आप तो बस उस सर्वर पे भेज रहे हो रिक्वेस्ट। इससे आप क्या करो, आपको कंटेंट पता है अगर कि आपको क्या कंटेंट चाहिए, तो आप सीधा कंटेंट का हैश डालो। हर कंटेंट का एक यूनिक हैश जनरेट होता है, एंड उस कंटेंट का हैश अगर किसी और बंदे के पास भी होगा, या मल्टीपल लोग उस सर्वर पे रन कर सकते हैं वो कंटेंट को, तो आप उस डीएचटी करके, डिस्ट्रीब्यूटेड हैश टेबल यूज़ करके आईपीएफएस का उस चीज़ को एक्सेस कर सकते हो। तो ये काफ़ी एक सीडीएन सर्विस की तरह भी आप मान सकते हो। ठीक है? जैसे हमारे इसमें सीडीएन्स होते थे, हमको कुछ सीएसएस इंपोर्ट करने होता था, तो हम बूटस्ट्रैप 93 हो गया। इंपोर्ट करते थे, है ना? वैसे ही हम आईपीएफएस में उसको डाल के एज़ अ सीडीएन भी यूज़ कर सकते हैं। तो बहुत आईपीएफएस जब कहाँ यूज़ कौन से होता है? करते आपकी थे एनएफटीज़ को स्टोर अभी करने के लिए। आपका साइन करेगा, देखो गोल गोल घूम ही रहा है। लेट ज्वाइन करने से भी तो सिर्फ मार्क्स काटते हैं। आई गेस हाँ। तो आईपीएफएस को आप एनएफटीज बनाने में यूज कर सकते हो, ठीक है? और 2 टेक्नोलॉजीज जो आ गई हैं ऐसी, जिसमें आपको स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डेवलपमेंट भी बहुत ज़्यादा सीखने की ज़रूरत नहीं है। वो है थर्ड वेब, और है आपका मोरालिस। ये आप समझ सकते हो एज़ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट्स बना दिए, जो बहुत ईज़ी कर देता है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डेवलपमेंट को, या फिर एक एप्लीकेशन डेवलपमेंट को। इवन दो इनके कुछ इंक्लूडेड कॉस्ट हो सकती हैं, जो इन्होंने नोटिस नहीं किया। बट हाँ, इनकी सर्विसेज़ काफ़ी अच्छी हैं और काफ़ी यूज़फुल आपको लगेंगी। तो जैसे थर्ड वेब को यूज़ करके आप अपना खुद का मार्केट प्लेस बना सकते हो, अपने स्प्लिट्स बना सकते हो, ड्रॉप्स बना सकते हो। ड्रॉप कुछ नहीं होता है, एक एयर ड्रॉप वो होता है, जैसे आपको कोई नया करेंसी आई है ना, उसे अपने यूज़र्स बढ़ाने होते हैं, तो वो क्या करती है, अपने टोकन ड्रॉप कर देती है, ताकि लोग आएँ, फ्री में टोकन्स लें उनके, उनको यूज़ करना चालू करें, एक इकोनॉमी बन जाती है। जब फिर उसकी थोड़ा मोमेंटम बढ़ेगा, वैल्यूएशन बढ़ेगी, तो और लोग जब पैसे दे के आएँगे, तो उनका लिक्विडिटी पूल बढ़ जाएगा।
अच्छा, एक चीज जो काफी गौर करने की बात है, अगर आप कोई भी नया प्रोटोकॉल सीखना चाहते हैं या कोई भी नया क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो आपको हमेशा देखना पड़ेगा कि उसका लिक्विडिटी पूल क्या है, क्योंकि वैल्यूएशन तो काफी क्रेजी है ही, है ना। लिक्विडिटी पूल से आप जज कर सकते हो कि उसका एक्चुअल कैसा चल रहा है, स्थिति कैसी है उस करेंसी की। जैसे फ्लफी कॉइन का एग्जांपल लेके चलें, फ्लफी कॉइन एक यूट्यूबर ने ऐसे मजाक मजाक में बनाया था, तो उसका लिक्विडिटी पूल कुछ नहीं है, बट उसकी वैल्यूएशन क्रेजी हो गई है। हाँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हो मार्केट कैप के हिसाब से तो ये काफी ऊपर जा रहा है ना। लेकिन इसका देखिए, इतना फुल्ली डिल्यूटेड मार्केट कैप बहुत कम है। इवन तो ये तो मीम कॉइन है, मीम कॉइन में इन्वेस्ट मत करना कभी भी, वो इन्वेस्टमेंट नहीं है, वो गैम्बलिंग ही हो गई, बट ठीक है। यहाँ से देख सकते हैं, एनालिसिस भी देख सकते हैं, बस एनालिसिस का कुछ है नहीं इनके पास, तो ये तो यही हो गया। आई गेस अभी वेब3 में ज़्यादा कुछ आया नहीं है, मतलब एक्चुअली आया तो बहुत कुछ है, बट एज अ बिगनर आपको बस इन्हीं चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए। तो अगर आप एकदम बिगनर हो, तो मैं तो आपको यही सजेस्ट करूँगा, पहले आप वेब 2 में अच्छे से हाथ बैठाओ। आपको फ्रंट एंड डेवलपमेंट अच्छे से आनी चाहिए और बैक एंड डेवलपमेंट अच्छे से आनी चाहिए। फिर आप स्टार्टिंग में आईपीएफएस के साथ काम करो। जब आपको आईपीएफएस के साथ काम करने में आपको 1 से 2 दिन लगेगा, आप सीख जाओगे आईपीएफएस कैसे काम कर रहा है, कैसे आप उसको यूज़ करके कुछ बना सकते हो। फिर चाहो तो आप कोई डिसेंट्रलाइज्ड डिस्ट्रीब्यूटेड स्टोरेज टेक्नोलॉजी यूज़ कर सकते हो, जैसे मैंने बताया। एक तो है सेरामिक नेटवर्क, ये डेटा स्ट्रीमिंग को अलाउ करते हैं एक डिसेंट्रलाइज्ड फैशन में। इनके कुछ और प्रोडक्ट्स भी है, जैसे आइडेंटिटी एक्स, जो आपकी सेल्फ सोवरेन आइडेंटिटी के ऊपर भी काम करते हैं। तो ये क्या मेनली क्या काम करता है, एक वेब 2 अकाउंट होता है आपका, और जैसे गूगल का अकाउंट है, उसको आपके इथीरियम वॉलेट के साथ लिंक कर देगा, ताकि आप कहीं पे भी जाओ, जैसे देखो डिस्कॉर्ड है, गिटहब है, ट्विटर है, इनको लिंक कर देगा। और ये अभी इन सारे प्रोटोकॉल्स को सपोर्ट करता है। तो अगर कोई भी प्रोटोकॉल है जो इन प्रोटोकॉल्स को कोई भी वॉलेट है जो इन प्रोटोकॉल्स को सपोर्ट करता है, तो वो वॉलेट आपको ट्विटर, डिस्कॉर्ड और गिटहब को इंटीग्रेट करने में भी काम आ जाएगा। तो आप ओऑथ की तरह सोच सकते हो, अगर बैक एंड डेवलपमेंट में आपने ओऑथ सीखा हो या फ्रंट एंड में भी, तो ओऑथ की तरह आईडीएक्स आप इसके साथ काम करो। उसके बाद इसी के एक एग्जांपल में आपको मिल जाएगा ऑर्बिट डीबी, वो भी यही काम करता है। एंड प्लस एक चीज जो बहुत अच्छी है, आप इसको पैरेलली कर सकते हो। ज्यादातर जो आपके वेब 3 की टेक्नोलॉजीज हैं वो ओपन सोर्स है, तो आपको एक ओपन सोर्स कम्युनिटी में कैसे काम करना है ना, कैसे डेवलपमेंट साइकिल्स होती हैं, बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या होती हैं, वो भी आपको कम्युनिटी में रहते रहते सीखने को मिल जाएंगे। दैट इज अ प्लस पॉइंट ऑफ लर्निंग वेब 3। हम्म कि अभी तक किसी को कोई क्वेश्चन है क्या, कोई डाउट है जिसको वो डिस्कस करना चाहेंगे? अच्छा, चैट में लोग लिख रहे हैं, ठीक है। सो अर्लियर वेब ऐसे जैसे हमारे कंप्यूटर पे फाइल होती है, यस, बट वो आपके कंप्यूटर पे नहीं होती, आप कोई सर्वर से फेच करते हो, तो वो जिनका कंप्यूटर है वो एक कंपनी थी। फिर गाय गेट एन ऑप्शन, ठीक है। What's the difference between crypto coins and crypto tokens? एक्चुअली क्रिप्टो टोकन्स ना हम जब भी कुछ डालते हैं कोई भी प्रोटोकॉल के ऊपर, तो एक टोकन के फॉर्म में ही स्टोर होती है, टोकन्स के फॉर्म में स्टोर होती है। फिर वो एक जब थोड़े बहुत टोकन्स ट्रांजैक्शंस आपकी बन जाती है, तो वो ट्रांजैक्शन को एक ब्लॉक में स्टोर कर देता है एंड उसे ब्लॉक चेन में डाल देता है, ताकि हम उसे बाद में रेफर कर पाए अगर हमें कभी करना है ना। तो टोकन्स तो आपके ये गवर्नेंस प्रोटोकॉल्स भी यूज करते हैं। जैसे अगर एक एनएफटी प्लेटफॉर्म था, अभी अभी आया था, देसी पंक्स करके नाम था उसका। तो वो क्या कर रहा था, एनएफटीज बेच रहा था, और अगर आपको अपनी खुद की एनएफटी मिंट करनी है तो आपको उनका एक टोकन खरीदना पड़ता था, चाय।
तो चाय का कोई मेन यूटिलिटी वैल्यू नहीं थी, बस वो एक एक्सचेंज के लिए आप मान सकते हो वो था। तो क्रिप्टो कॉइन्स आप मान सकते हो कि जो आपकी करेंसीज के लिए क्रिप्टो करेंसी एंड क्रिप्टो टोकन्स आर टू डिफरेंट थिंग्स। कॉइन्स तो कुछ नहीं है। एनएफटी क्या है? राहुल कुमार का क्वेश्चन है। तो एनएफटी एक नॉन फंजिबल टोकन है। नॉन फंजिबल टोकन मतलब इजी से बताता हूँ। जैसे एक आर्टवर्क होता है, ठीक है, मोनालिसा है, दुनिया में एक ही मोनालिसा है ना। वैसे ही ये आपने एक एनएफटी अगर ब्लॉकचेन में मिंट कर दी कि मैं इस एनएफटी का ओनर हूँ, तो इससे ये चीज इस्टेब्लिश हो गई कि मैं एक ही वो चीज एग्जिस्ट करेगी। तो इसमें एक कॉन्सेप्ट आता है डिजिटल स्कार्सिटी का। अ, अ, ठीक है। तो डिजिटल स्कार्सिटी क्या कहती है कि आपका जितना भी एक डिजिटल एसेट है, वो इंटरनेट पे उसकी ओनरशिप कुछ ही लिमिटेड लोगों के पास है। तो आपने अगर इसका नाम सुना हो, जिसका आपने सुना ही होगा, बोर्ड एप याcht क्लब। तो ये कुछ नहीं है, इनकी कुछ 10,000 एनएफटीज हैं जिनको आप खरीद सकते हो और फिर इनके मेंबर बन सकते हो। और यहाँ पे आपको ऐसे बंदर वाले मिल जाएंगे और इनकी वैल्यूज कुछ ज़्यादा ही आगे चली गई है। तो बस यही है। ठीक है, फिर एंड्रॉयड टू वेब 3। हाँ, तो एंड्रॉयड और वेब अच्छा, तो अभी एक आपको बहुत अच्छा वो भी मिलेगा अगर आप एक एंड्रॉयड डेवलपर हो, तो आपको एक एज मिल सकती है क्योंकि अभी तक एंड्रॉयड पे बहुत ज़्यादा वेब 3 का टूल्स नहीं आए हैं, है ना? अभी ज़्यादातर हमें जो टूल्स देखने को मिल रहे हैं वो वेबसाइट या वेब वेब बेस्ड ऐप्स के लिए ही है। अगर आप एंड्रॉयड पे कोई प्रोटोकॉल को इंटीग्रेट करते हो, जैसे अभी एंड्रॉयड पे आपके पास ट्रस्ट वॉलेट है, ट्रस्ट वॉलेट, हाँ। तो ट्रस्ट वॉलेट को आप अपने फ़ोन पे डाल सकते हो एंड इसको आप एक मेटामास्क के वॉलेट की तरह यूज़ कर सकते हो। बट हाँ, अभी बहुत ज़्यादा एंड्रॉयड पे टेक्नोलॉजीज़ कम ही आई हैं। अगर आप चाहो तो डेवलप कर सकते हो। एंड्रॉयड के वाले तो मुझे भी नहीं पता एक्चुअली, सागर को पता होंगे। एक सेकंड ना, मैं देख के बताता हूँ। एंड्रॉयड ओके, सो ओपेरा ब्राउज़र जो है एंड्रॉयड पे, उस पे भी आपको मिल जाएगा एंड आप चाहो तो इस वीडियो से देख सकते हो कि आप कैसे एंड्रॉयड और आईओएस डेवलपमेंट में एक हीलियम प्रोटोकॉल को यूज करके डेवलप कर सकते हो या रिएक्ट नेटिव को यूज करके डेवलप कर सकते हो। ठीक है, आई होप दैट काइंड ऑफ सॉल्व्स डाउट। यूज ऑफ क्रिप्टो करेंसी, तो क्रिप्टो करेंसी को बहुत ही सारे यूजर्स हैं। क्रिप्टो करेंसी को यूज करके आप गवर्नेंस प्रोटोकॉल्स में हिस्सा ले सकते हो। क्रिप्टो करेंसीज को आप एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज भी यूज कर सकते हो एंड क्रिप्टो करेंसीज को आप एक एसेट की तरह भी ट्रीट कर सकते हो जो काफी वॉलेटाइल है एंड आपको प्रॉफिट दे सकते हैं इन द शॉर्ट टर्म एंड द लॉन्ग टर्म बोथ। बट अगर आप उसे एक एसेट क्लास से तरीके से देख लें, देन आपको उसका इंट्रिंसिक वैल्यू समझ नहीं आएगा, क्योंकि इसकी जो मेन फिलोसफी थी वेब3 की, क्रिप्टो करेंसीज की, वो यही थी कि इट शुड ब्रिंग द पावर टू द पीपल्स हैंड, not to a centralized community or centralized organization. एक्चुअली आप खुद का डाओ भी बना सकते हो, तो आपको अगर मन है तो आप जाओ कोई भी, देखो आप खुद का डाओ कैसे बना सकते हो किसी प्रोटोकॉल के ऊपर एंड अपना डाओ बनाओ। डाओ कुछ नहीं, बस एक कम्युनिटी है, जैसे आपका डिस्कॉर्ड सर्वर्स होता है वैसे ही आपकी एक कम्युनिटी है जिसमें हर इंसान को वोट करने के लिए कुछ टोकन्स यूज करने पड़ते हैं, बस। एंड ब्लॉकचेन हम ज्यादातर इसलिए यूज करते हैं वेब3 में बिकॉज ब्लॉकचेन इज अ टेक्नोलॉजी दैट वी ऑल कैन बिलीव इन बिकॉज इट इज ट्रस्टलेस। अच्छा, ट्रस्टलेस वेब3 के कॉन्सेप्ट में एक्चुअली पॉजिटिवली यूज किया जाता है क्योंकि आपको एक इंसान पर ट्रस्ट करने की जरूरत नहीं है, आप एक नेटवर्क को ट्रस्ट कर रहे हो, है ना? तो इसलिए आप इस नेटवर्क पे किसी से भी ट्रांजैक्ट करोगे तो आप वेरीफाई कर सकते हो कि वो ट्रांजैक्शन इसी के साथ हुई है ना और इतने ही रुपए की हुई है ना, एंड वो सब सब वेरीफाई कर सकते हैं। तो अब इसमें कुछ प्रोटोकॉल्स ऐसे हैं जैसे मोनेरो हो गया। मोनेरो क्रिप्टो करेंसी एक एनोनिमस क्रिप्टो करेंसी रखना चाहती है अपने आप को,
तो उसमें आप देख नहीं सकते कि किस इंसान ने क्या किसके साथ ट्रांजैक्ट किया, बट वही है, फिर मोनेडो को ज्यादातर लोग टेरर फंडिंग के लिए ही यूज करते हैं, या फिर डार्क वेब पे अगर कोई एक्टिविटी करनी है तो उसके लिए यूज करते हैं. So Web3 is not fully based on blockchain, but yes, most of the companies or most of the projects that are being built using the Web3 technologies are using blockchain in some or the other way. Like IPFS is a Web3 technology, but it does not use blockchain in any way, and it is one of the most widely used Web3 tech. Then can you explain how it is different from existing financial system? You said everyone can be a stakeholder. Can't this be already done with an existing technology, or does it even need technology? Okay, so आप बन तो सकते हो किसी और भी चीज में स्टेक होल्डर. जैसे कहने के तो आप डेमोक्रेसी में भी स्टेक होल्डर हो, बट डेमोक्रेसी में बस आप 5 साल में एक बार वोट देते हो, और फिर जितने भी डिसीजंस लेने होते हैं वो पार्टी या वो पॉलिटिकल लीडर जो आपने इलेक्ट किया था वो लेता है ना. इसमें आपका क्या है, एक आपने अगर डाओ बनाया गवर्नेंस प्रोटोकॉल, तो उस पे क्या है कि हर डिसीजन पे आप सबको वोट करना पड़ेगा. एंड इसमें आप एक लिमिट सेट कर सकते हो कि कम से कम 30% लोग वोट करेंगे किसी चीज पे यस पे, तो वो चला जाएगा और वो डिसीजन को हम एक्सेप्ट करेंगे. ऐसे एक बहुत ओपन बन जाएगा. जैसे आपको कोई भी चीज ढूंढने के लिए PIL फाइल करनी पड़ती है ना, जैसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का अगर हम एग्जाम्पल लें, तो आपको कोई भी इंफॉर्मेशन के लिए इंफॉर्मेटरी इंक्वायरी करनी पड़ती है, जैसे हम PIL बोलते हैं. तो और उसमें भी वही है कि अगर गवर्नमेंट चाहे तो गवर्नमेंट नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट बोल के उस चीज को आपको देने से मना कर सकती है. ये डाउस के बेसिस पे नहीं हो सकता, क्योंकि डाउ में जो इतनी भी चीजें हो रही हैं वो ब्लॉकचेन पे हो रही है, एंड आप ब्लॉकचेन पे जितनी भी चीजें हो रही हैं उन्हें वेरीफाई कर सकते हो खुद से विदाउट आस्किंग एनीवन अदर्स परमिशन. उसके बाद अभी के फाइनेंशियल सिस्टम से अलग कैसे है? अच्छा, तो अभी के फाइनेंस आपको क्या लगता है आपके बैंक्स कैसे काम करते हैं? बैंक्स जो है वो आपसे पैसा लेते हैं, ठीक है. ये पैसा को उसमें उस पैसे का थोड़ा सा परसेंट एक कैश रिजर्व रखते हैं, जिसे हम एक LRR बोलते हैं, लिक्विडिटी रिजर्व रेशियो, जो RBI ने मैंडेटरी बना रखा है बैंक्स को रखना. ये कुछ भी हो सकता है 8 से 10% के बीच में, या इसके ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है. RBI डिसाइड करती है. फिर ये सारा पैसा उस आप जो बाकी का पैसा बच गया 90% पैसा, वो बैंक्स वापस किसी को लोन पे दे देती है. एंड एक्चुअली देखा जाए इंडिया में बहुत ज्यादा बैंक्स तो है नहीं, सिर्फ 8-10 बैंक्स हैं मेनली, जो मतलब बड़े बैंक्स हैं. बाकी छोटे छोटे बैंक्स हैं, बट वो उतना कमाते नहीं है. तो बड़े बैंक्स कैसे कमाते इतना? वो आपसे पैसा लिया, आपको उन्होंने 5% इंटरेस्ट दिया, लोन पे उन्होंने किसी को दे दिया, उसको 8 से 10% इंटरेस्ट पे दे दिया. तो जो बीच में उनकी इंटरेस्ट की कमाई है वो उनका प्रॉफिट जनरेट हो गया ना. एंड ये बार बार करते हैं, तो इसको बोलते हैं इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर. आपको ये पढ़ना चाहिए इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर के बारे में. इवन तो ये Web3 से रिलेटेड तो नहीं बोलूंगा, बट हाँ Web3 को टैकल कैसे कर रहा है ये मैं बता सकता हूँ. तो इसमें Web3 में आप पैसा डालते हो ना बैंक के अंदर, मतलब Web3 वॉलेट के अंदर, तो वो पैसा कहीं और नहीं जा रहा. आप बस आपने पैसा स्टोर होके रखा हुआ है, जैसे आपके घर में रहता है ना, कैश है तो कैश स्टोर करके रखा है. बट वही है कि उस कैश की वैल्यू कम होती रहती है दिन प्रतिदिन, आपको पता नहीं चलता. तो वो उसको बोलते हैं इन्फ्लेशन. वो इन्फ्लेशन क्यों बढ़ता है? क्योंकि आपका इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर इफेक्ट में बैंक यूज कर रहे हैं, सप्लाई बढ़ रही है आपके रुपीस की, आपके करेंसी की, फिएट करेंसी की. तो वही है. सो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर बस यही है कि अगर कोई बैंक के पास पैसा था, बैंक ने किसी और को पैसा दिया, जिसको पैसा दिया वो भी बैंक में ही पैसा डिपॉजिट करेगा, एंड बैंक वापस किसी और को पैसा दे देगी. ऐसे ही बैंक करती रहती है एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ टाइम तक, जब तक उसका LRR उसके लोन देने के अमाउंट को ओवर एक्सीड ना कर ले. जब वो कर लेता है तो फिर वो मल्टीप्लायर इफेक्ट करना बंद हो जाता है. बट वो इफेक्ट आता भी है 8-10 बार तक. तो मतलब वो बैंक 8-10 बार ही किसी को लोन दे सकती है, मतलब एक ही पैसे को वो 10 बार रीयूज कर सकती है. इससे काफी ज्यादा सप्लाई पे हिट पड़ता है. तो बैंक्स कैसे कंट्रोल करती है सप्लाई रेट को? बैंक्स इंटरेस्ट रेट बढ़ा देती है या घटा देती हैं, जिसके बेसिस पे ये बैंक्स को अपना प्रॉफिट मार्जिन
के हिसाब से LRR को कंट्रोल या एक्सपैंड करना पड़ सकता है। तो ये तो इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट हो गए, ज़्यादा आपको शायद काम आए। काम तो ज़रूर आएंगे, सीखना चाहिए अलग से भी। चलो तो ये हो गया। इसमें वैसे आप वेब 2 टेक्नोलॉजीज़ में आप अगर शेयर होल्डर एग्रीमेंट्स भी देखें, तो शेयर आप एक रिटेल इन्वेस्टर कभी भी बहुत ज़्यादा पैसे होल्ड करके नहीं रखता। ज़्यादातर पैसे वेंचर कैपिटलिस्ट या इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ही होल्ड करके रखते हैं। एंड आप हेज फंड्स की एग्जांपल लोगे, तो बहुत सारे हेज फंड्स तो ऐसे हैं जिसमें आपका अगर $1 बिलियन के ऊपर का नेटवर्थ है, तो ही आप उस हेज फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो। इसलिए वो बहुत क्लोज्ड नेटवर्क्स हैं। वेब3 ऐसा नहीं है, वेब3 फुल्ली ओपन है, कोई भी इंसान आके कर सकता है। कूल। किसी और को कोई और डाउट है या लाइक किसी और को का जो क्वेश्चन था वो अच्छे से सॉल्व ना हुआ वो भी बता दीजिए। सर क्रॉफ्ट क्रिप्टो करेंसी से अच्छा, तो क्रिप्टो करेंसी से आप पैसा देखिए, क्रिप्टो करेंसीज़ से शॉर्ट तो कमा नहीं सकते, बट हाँ उसमें मल्टीपल वेज़ है। जैसे अभी जो नए क्रिप्टो करेंसीज़ आ रही है, उसमें एक लिक्विडिटी पूल होता है ना? मैंने अभी बताया था। तो लिक्विडिटी पूल कैसे बनता है? कुछ लोग अपनी क्रिप्टो करेंसीज़ को बाय करके क्रिप्टो करेंसीज़ को स्टेकिंग पे लगाते हैं। तो आपको स्टेकिंग के बारे में पढ़ना पड़ेगा। स्टेकिंग के बेसिस पे आपको बहुत ज़्यादा रिटर्न मिलता है ना? स्टेकिंग एक बिल्कुल बैंक की तरह ही है। आप उस करेंसी को की वैल्यू को बढ़ाने के लिए उसको स्टेक कर सकते हो। मतलब एक्चुअली करेंसी की जो सप्लाई है वो लिमिट हो जाएगी, क्योंकि आपने स्टेक कर दिया। स्टेकिंग का ये मतलब हो गया कि वो पैसा आप लॉक करके रख देते हो। आप अगर वो करेंसी लॉक्ड है तो उसे यूज़ नहीं कर सकते। इसलिए उस पे आपको वो प्रोटोकॉल कुछ इंटरेस्ट देता है। जैसे यहाँ पे लिखा है 20% पर एनम ऑन एन एवरेज मिल सकता है आपको इंटरेस्ट क्रिप्टो करेंसी स्टेकिंग से। एक्चुअली आप एनएफटीज भी स्टेक कर सकते हो, ये मुझे नहीं पता था। बट एनएफटीज पे मत ही जाओ। एनएफटीज मुझे लगता है काफ़ी ज़्यादा अभी एक डाइंग टेक्नोलॉजी बन रही है। कूल एंड will Web3 affect cybersecurity jobs in future? As you said, it is very secure. Okay, so एक्चुअली प्रोटोकॉल्स भी हैक होते हैं। हाँ, साइबर सिक्योरिटी में एक बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन आ सकता है, क्योंकि आपको अगर वेब 2 टेक्नोलॉजी को हैक करना है, तो आपको एक पता है कि ये सारे सर्वर्स हैं। आपको बस इन्हीं सर्वर्स पे अगर आपने अपना वो कर लिया या इंट्रूड कर गए आप, तो आपको जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए थी आप उसे ले सकते हो। हैकर्स को बस यही काम होता है, या फिर वो डीडोस अटैक कर सकते हैं, है ना? एक वेब 3 टेक्नोलॉजी में क्या होता है कि आपको पूरा का पूरा नेटवर्क हैक करना पड़ेगा, एंड वो पूरा नेटवर्क एक्चुअली अलग-अलग लोग हैं, और वो लोग भी नेटवर्क में आते रहते हैं और निकलते भी रहते हैं। तो इसलिए उस नेटवर्क को हैक करना मुश्किल है। इवन दो स्मार्ट जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं आपके, उसमें बहुत बार सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटीज निकल जाती है। इसलिए आपको हमेशा अपना स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एक थर्ड पार्टी से ऑडिट करवाना चाहिए, जो एक्सपर्टीज रखती है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डेवलपमेंट में। ठीक है, तो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स में आप देख सकते हो कि अगर आपको वेब3 साइबर सिक्योरिटी में जाना है, तो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ऑडिटिंग एक बहुत अच्छा फ्यूचर आपका स्कोप है। एक्चुअली $250,000 से उनकी सैलरी स्टार्ट होती है, तो बहुत ही अच्छा वो स्कोप हो सकता है आपके करियर के लिए। उसके बाद हाँ, जैसे आप इथीरियम के अगर आप हिस्ट्री जानना चाहें, तो इथीरियम का जो पहला वाला टोकन था ना, इथीरियम का जो अभी टोकन चल रहा है वो एक्चुअली उनका ओरिजिनल टोकन नहीं था। उनको हार्ड फोर्क करना पड़ा था, क्योंकि एक हैकर्स का ग्रुप ने उस इथीरियम नेटवर्क को ही हैक कर लिया था। एंड उसके वजह से काफ़ी ज़्यादा लोगों को लॉसेस होने लगे थे, और वो टोकन की वैल्यू डाउन जा रही थी, बहुत सारी चीज़ें हो रही थी। तो इथेरियम का जो फाउंडर था वितालिक बुतेरिन, उसने पूरे कम्युनिटी को एक कंसेंसस में लाया कि हैकर्स से हमें दूर जाना है, तो हम
आपको सारे टोकन जो थे नॉर्मल कंज्यूमर्स के पास, उसको एक नया टोकन बना देंगे ईथर नहीं ईथ, हाँ ईथ है टोकन का नाम। तो ईथ पे आप हम ट्रांसफर कर देंगे। तो अभी वाला इथेरियम एक्चुअली हार्ड फोक है एंड बहुत सारे हार्ड फोक्स होते हुए हैं आए हैं। जैसे बहुत लोगों को बिटकॉइन पसंद नहीं था, तो बिटकॉइन की अलग-अलग विजन्स थी, तो बिटकॉइन के अलग-अलग हार्ड फोर्क्स हो रखे हैं। बट वो मेन बिटकॉइन के फोक को कभी भी कॉम्पीट नहीं कर पाया। जैसे बिटकॉइन कैश आ गया है, बिटकॉइन लाइट आ गया है, बिटकॉइन सातोशी विजन आ रखा है, तो बहुत सारे बिटकॉइन भी आ रखे हैं। उन सबको मत खरीदो, बेकार होता है। बेकार तो नहीं है, अगर आपको फिलॉसफी सही लग रही है उनकी तो सही है। How to make your own cryptocurrency and how to create its reach and increase its price. Okay. मुझे लग रहा है आप बहुत जल्दी रग पुल करने की कोशिश कर रहे हैं बट ठीक है। तो इसके लिए एक बहुत अच्छी वीडियो मैं आपको देता हूँ। कुछ नहीं करना होता है, अगर आपको लाइक बेसिक रग पुल करना है जो आप कर सकते हो, बट मैं रिकमेंड नहीं करूंगा। उसमें आपको बस एक नॉर्मल सा टेम्पलेट वाला कॉन्ट्रैक्ट उठाना है, उसमें अपना टोकन का नाम बदल देना है और टोकन का जो आपका प्रोटोकॉल का नाम है वो बदल देना, इथेरियम वर्चुअल मशीन के ऊपर उसे डिप्लॉय कर दो और लोगों को बोलो खरीद ले, तो उसमें शिलिंग कर दो ट्विटर पे। मैं बता देता हूँ वो वीडियो मैंने कहाँ पे थी। फ्लफी हाँ, इसने 1 घंटे में अपना मीम कॉइन लॉन्च कर दिया था। इसको भी मैं इधर डाल देता हूँ, ये एम्बेड वीडियो। मैं चैट पे पेस्ट कर दे रहा हूँ इसकी लिंक, लोग जाकर देख सकते हैं जो भी रिसोर्सेज मैंने बताया। वैसे ज़्यादा कुछ है नहीं, बट हाँ जितने भी हैं वो देख सकते हैं। उसके बाद अगर आपको कोई यूट्यूब पे रिसोर्सेज चाहिए तो ईट द ब्लॉग्स करके सॉरी ईट द ब्लॉग्स करके एक बहुत अच्छा चैनल है, वहाँ पे आप देख सकते हो। ये इसने खुद ने भी अपना टोकन बनाया था और ये पढ़ाता भी काफ़ी अच्छा है। उसके बाद आपका हो गया, इसको भी डाल देता हूँ मैं। उसके बाद आ गया आपके ग्रेगरी भाई का नाम क्या था? ग्रेगरी, हाँ डैप यूनिवर्सिटी नाम था बंदे का। तो डैप यूनिवर्सिटी भी बहुत फेमस है, काफ़ी अच्छा है, वो है रिसोर्स जो आप देख सकते हो। और हाँ बस यही है मेनली। तो इसकी वीडियोस मत देखना, ये बहुत ही बेकार बंदा। Cool. Do you think crypto will affect our local economies anytime soon outside first world analyze? हाँ, तो कश्मीर का फॉर एग्जांपल तो मैं नहीं बता सकता, बट हाँ जैसे नाइजीरिया का मैं एग्जांपल बता सकता हूँ। तो जैसे मेरी जो कंपनी है जॉब यूनिकॉर्न, उसमें जो मेजरली एप्लीकेंट्स आते हैं वो एक्चुअली थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज से ही आते हैं। एंड जब हम स्टार्ट कर रहे थे जॉब यूनिकॉर्न, तब हमारा मेन गोल यही था कि हम क्रिप्टो करेंसीज को यूज करके लोगों को फ्रीलांसिंग जॉब्स या फ्रीलांसिंग नहीं तो फुल टाइम जॉब्स भी दिलवा सके। तो नाइजीरिया, एल साल्वाडोर ऐसी कंट्रीज हैं जहां पे एक्चुअली उनकी नॉर्मल करेंसी की कोई वैल्यू नहीं है। वेनेजुला, आजकल टर्की भी। तो लोग इनको अपने लोकल करेंसी के द्वारा हेज करने के लिए यूज करते हैं। हेज का मतलब कुछ नहीं होता, अगर उन्हें लगता है कि उनकी करेंसी की वैल्यू कम होने वाली है तो वो कुछ और करेंसी होल्ड करके रख लेते हैं जिसकी वैल्यू बढ़ रही है या उतनी ही रहने वाली है, जिससे उनको ज्यादा फर्क ना पड़े, है ना। जैसे हम गोल्ड के साथ करते हैं, अगर हमें वो लगता है कि रुपए का दाम नीचे जाने वाला है तो हम गोल्ड होल्ड करके रख लेते हैं।
वैसे ही है सर, क्रिप्टो होल्ड करके रखने पर डिविडेंड मिलता है या नहीं? क्रिप्टो होल्ड करने पे डिविडेंड नहीं मिलता है, बट अगर आप क्रिप्टो को आप होल्ड नहीं करते ना, अगर आप क्रिप्टो को होल्ड कर रहे हो तो आप, मैं बोलूंगा आप क्रिप्टो को स्टेक कर लो। क्रिप्टो स्टेकिंग मैंने बोला था, आई गेस आप लोगों को क्रिप्टो स्टेकिंग से काफी फायदा हो सकता है, बट क्रिप्टो स्टेकिंग वापस मैं बताऊंगा, क्रिप्टो काफी वॉलेटाइल मार्केट है एंड इसमें आप बस वही पैसा इन्वेस्ट करिए जो आप खोने के लिए तैयार। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्रिप्टो स्टेकिंग। क्रिप्टो स्टेकिंग को आप पढ़ सकते हैं, जैसे बहुत सारे प्रोटोकॉल्स आपको क्रिप्टो स्टेकिंग अलाउ करेंगे, पॉलीगॉन पे भी होगा। हाँ, तो पॉलीगॉन आपको इंटरेस्ट देता है, आप वो देख सकते हो कितना इंटरेस्ट दे रहा है आपको। ये देखिए आप, इसने आपको बता भी दिया कि ये करना कितना इजी है, ये करना कितना हार्ड है, और क्या रिस्क मॉडरेशन है, एंड आपको कितना रिटर्न मिल सकता है। तो अगर आप डेडिकेट करते हो मैटिक, मतलब वो स्टेक करते हो, तो आपको 99.924% का वो मिल सकता फीस। आपको इवन तो आपको कम्युनिटी में भी काफी टाइम रहना पड़ेगा, एंड आपको 21 डेज तक आपका लॉक करके रखना पड़ेगा जो भी आपका पॉलीगॉन का टोकन है। ठीक है, तो 21 दिन में पैसा ऑलमोस्ट डबल। ठीक है, मत डालना। इवन तो इसमें फीस भी कटेगी, तो 7.93% की फीस है एंड 10.47% का वो है। अच्छा सॉरी, ये पार्टिसिपेटिंग है, तो कितने लोग इसको यूज कर रहे हैं, तो पॉलीगॉन नेटवर्क में 99.24% लोग अपना सारा कुछ 10% रिवॉर्ड के लिए स्टेक करके रखते हैं। फिर आप एक वैलिडेटर रन कर सकते हो। वैलिडेटर मैंने बताया जैसे माइनिंग रिग्स होती हैं, वैसे ही आप अपना एक वैलिडेटर ओन कर सकते हो। एक आपको मशीन चाहिए जिस पे आप वो वैलिडेटर रन कर पाओ, एंड वो वैलिडेटर देखेगा कि जो जो बंदे हैं इस प्रोटोकॉल पे वो सही से ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। बस यही काम है। इवन दो इसमें रिस्क ज्यादा, क्योंकि आपको हार्डवेयर खरीदना पड़ेगा। हार्डवेयर आप एक फिएट करेंसी के थ्रू ही खरीद सकते हो अभी, तो अगर वो हार्डवेयर डिप्रिशिएट कर जाता है या आपका वैलिडेटर सक्सेसफुल नहीं रहता है, तो आपको लॉसेस फेस करने को मिल सकते हैं। आई गेस हाँ, वेब3 स्टार्ट करने के लिए इतना ही सही है। कोई और क्वेश्चन है वो बता दो। 9 o'clock पे रैप करते हैं। कूल। सो अच्छा, जाने से पहले थोड़ा सा प्लग इन, ठीक है, शेमलेस प्लग। jobunicorn.io को आप रेफर कर सकते हो अगर आप कोई सॉफ्टवेयर डेवलपर हो या डिजाइनर हो और कोई नई जॉब ढूंढ रहे हो, या कोई आप कोई भी नया अपॉर्चुनिटी सीख कर रहे हो। जॉब यूनिकॉर्न पे हमने काफी सारे अच्छी कंपनीज के साथ पार्टनरअप किया है, तो आप यहाँ पे आके जॉब्स पे अप्लाई कर सकते हो। अभी कंपटीशन हमारी वेबसाइट पे काफी कम है, तो आपका चांसेस ज्यादा बढ़ जाएगा। प्लस हम आपको डायरेक्ट इंटरव्यू तक पहुंचने तक आपको हेल्प कर सकते हैं, है ना। और आपको कोई भी ट्रेनिंग से रिलेटेड डाउट हो, आपको रिज्यूमे रिव्यू करवाना हो, तब भी आप हमें इस पे आ सकते हो। ब्रो आपका कोई डिस्कॉर्ड सर्वर है जिस पे आप नॉलेज शेयर करते हो? हाँ ब्रो, तो जॉब यूनिकॉर्न के डिस्कॉर्ड सर्वर पे भी आ जाओ, या मेरा एक पर्सनल डिस्कॉर्ड सर्वर है, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हो। रुक जाओ, मैं दे देता हूँ, एक सेकेंड। ये वाला डेटा थोड़ा प्राइवेट है, मुझे दूर रखना चाहिए था। एक सेकेंड। अपने उसकी भी मैं लिंक्स इधर शेयर कर देता हूँ। edit invite link never copy। ठीक है, तो इसी शीट पे मैं अपना, ये मेरा पर्सनल वाला डिस्कॉर्ड, यहाँ पे मैं कम एक्टिव रहता हूँ वैसे। और जॉब यूनिकॉर्न पे आप आ सकते हो, जॉब यूनिकॉर्न के सर्वर पे, वहाँ पे आपको रेज्यूमे रिव्यूज या जो भी आप चाहो वो मिल जाएगा। नो लिमिट, नेवर एक्सपायर। ठीक है, तो ये आपको नोशन डॉक्यूमेंट इरफान आपको दे देगा, चैट में लिख दो। अच्छा ठीक है, मैं इसको वापस से जो यूआरएल था कॉपी वाला मैं डाल देता हूँ, आप इसे रेफर कर सकते हो।
कूल। कोई भी डाउट हो तो आप मेरे को पर्सनली मेरे वर्क ईमेल पे भी डाल सकते हो, arush@valiant.xyz। इस पे आप मुझे पर्सनली ईमेल भी कर सकते हो। कूल। इरफान, आई गेस वाइंड अप कर लेते हैं। हाँ, तो काफी कुछ सीखने को मिला मुझे भी, काफी इंफॉर्मेटिव सेशन था, तो होप तुम सबको भी सीखने को मिला होगा। तुम सब चेक करना जॉब यूनिकॉर्न, मैं खुद इनके साथ काम करता हूँ, काफी मजा आता है। तो ठीक है, करते हैं वाइंड अप। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन पे। वो भी भाई, बाय बाय। चलो बाय गाइस, बाय।